अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 30.5 करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल बेस इसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में लॉन्ग में या शॉर्ट में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। लॉन्ग में तो ये ज़्यादा ना आए, लेकिन शॉर्ट में आने के चांसेस इसके 80% हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो आखिरी एक्सरसाइज है इस बुक की, ठीक है, 30.5। और इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस भी मैंने आप लोगों को करा दी हैं। तो जो भी एक्सरसाइज आपको देखनी हो आप लिखिएगा। जैसे आपको चैप्टर 20 की एक्सरसाइज देखनी है, कोई भी एक्सरसाइज देखनी है तो आप लिखें चैप्टर 20.1, तो एक्सरसाइज 1 मिल जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज लिखने के बाद आगे आपने लिख देना है छोटा सा करके ME इंग्लिश सेंटर, ठीक है। बस ये आप लिखेंगे ना, आपको तमाम एक्सरसाइजेस मिलती जाएंगी। और आपको पता है मेरा थंबनेल थोड़ा अलग तरीके का होता है, तो आप बात समझ जाएंगे। और इसी तरह से आपको 30.1 दिखनी है तो आप लिखिएगा 30.1 ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सरसाइजेस आपको करा दी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पर। तो देखें, ये एक्सरसाइज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त और कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइज है। आप कहते हैं ना अक्सर के सर ये जो हम पढ़ रहे हैं कहाँ इस्तेमाल होता है। आपका अक्सर ये मैथ में सवाल होता ही है कि सर ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती है। तो इस एक्सरसाइज से आज आपको पता चलेगा कि साइन कॉस टेन ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहले मैं एक एंगल बना देता हूँ, आपके पास एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। इसमें आपके पास जो भी बनेगा वो राइट ट्रायंगल बनेगा। ये आपके पास एक छोटा सा राइट ट्रायंगल आ गया। अच्छा भाई देखो, राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल जो है वो 90 का होता है और उसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी आ रही होती है। और राइट ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये सब आप 9 में बहुत डिटेल में पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा होगा, ये 90 का ही बन रहा होगा हमारे पास। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके एक और एंगल बनाया जाता है। अब वो मैंने ग्रुप में भेज दिया था तमाम चीज़ें, इसका हैंड आउट, इसकी एक तस्वीर भेज दी थी कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो अब मैं यहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा डिटेल में। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं है ऐड, वो ग्रुप में ऐड हो जाए। तो ये जो है वो आपके पास बेस है। अब पता कैसे चलेगा बेस क्या है? देखो, जो साइड सबसे बड़ी आ रही होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी आपके पास। याद रखना, राइट ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ी आ रही होगी वो हाइपोटेन्यूज है। जो साइड जो है वो आपके पास 90 के एंगल के साथ होगी वो बेस होगी। और जो हाइट होगी, यानी जो आपके साथ जो खड़ी वाली साइड होगी वो हाइट होगी आपके पास, ठीक है। एच हो गई। आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है ये हाइट है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज पहचानना तो इस तरह आसान है। अच्छा, एक चीज और भी है कि जो सबसे छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो है वो सबसे छोटी होती है। ये हमने थ्योरम भी पढ़ा था, अगर आपको शायद याद हो तो, ठीक है। तो ये हाइट से मुराद यहाँ पर P परपेंडिकुलर लिखेंगे हम, ठीक है। हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि एंगल्स क्या चीज़ है। यहाँ पर एंगल्स बताता हूँ आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं डिप्रेशन। डिप्रेशन तो ये हो जाएगा कि वो एंगल जो है परेशानी दे रहा है हमें, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो ऊपर की तरफ देखेगा और कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है जैसे कि एक बॉल है, ठीक है। तो ये इंसान ऊपर की तरफ देखेगा। अगर मैं मुंह उठाऊं तो ये इंसान यूं देख रहा होगा ना, यूं इसी लाइन की सीट में देख रहा होगा। तो ऊपर जब देख रहा होगा ना, उस वक्त जो एंगल बन रहा होगा उसे बोलोगे आप एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा आपके पास? एंगल 1 जो है वो आपके पास क्या होगा? इसको मैं E कह लेता हूं, एंगल E। तो एंगल E क्या होगा आपके पास? एंगल E होगा एंगल ऑफ, इसकी मैं थोड़ी सी जो है ना ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। तो ये होगा आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि जब कोई इंसान, और एलिवेशन का मतलब भी आपको यही पता होता है कि ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, कहते हैं ना एलिवेटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंगल ऊपर की तरफ बन रहा हो। अब देखो, ये इंसान ऊपर की तरफ देख रहा है ना, जमीन पे खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल जमीन पे खड़ा हुआ है, और फिर हमने क्या किया, इसकी आंख से लेकर एक जो है वो हमारे पास हमने क्या किया, राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब राइट ट्रायंगल से हमें ये पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितनी दूर है।
ठीक है, वो चीज़ कितनी दूर है और वो चीज़ कितनी हाइट पर है। अब हाइट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पी पता करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी पता करेंगे और उस इंसान की जो हाइट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो टोटल हाइट जो ऑब्जेक्ट की है, ओ लिख लेते हैं, टोटल हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे चली गई, तो हाइट पता करनी है ऑब्जेक्ट की, कैसे पता चलेगा, जो परपेंडिकुलर बन रहा है और जो हाइट इंसान की हाइट है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट की क्या हाइट बन रही है सरफेस से, ये सरफेस है आपके पास, सरफेस से ये पता चल जाएगी, ठीक है, सरफेस से क्या हाइट बन रही है ये पता चल जाएगी। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट पता करनी है कि ऑब्जेक्ट सरफेस से कितनी हाइट पर है, तो आप क्या करेंगे, इंसान की आंख से लेकर एक बेस बनाएंगे और फिर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इंसान की आंख से, ठीक है, यानी ये इसकी आंख हो गई ना, ये इसकी आंख हो गई। अच्छा उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास बेस से तो ऊपर ही, परपेंडिकुलर हमारे पास सरफेस से ऊपर बन रहा होगा, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे और जो ज़मीन की हाइट है, इंसान की हाइट जो है, यानी इंसान की हाइट उसकी आंख तक जो बन रही होगी, जो उसकी टोटल हाइट होगी उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट सरफेस से कितना ऊपर है ये पता चल जाएगा। अच्छा इंसान से कितना दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेक करें कि कितनी हाइट कितनी दूर पर है, कितने मीटर दूर है, तो ये बेस पता कर लो आप, ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये है डी एंगल, ये आपके पास यहाँ बन रहा है एंगल डी, तो ये जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर यही इंसान यहाँ पर खड़ा होता, ठीक है, ये इंसान में थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ इंसान को, अगर ये इंसान यहाँ पर होता और वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता जो कि इधर रखा हुआ होता, तो फिर जो वो एंगल बनता उस वक्त बनता एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब कोई इंसान ऊपर से खड़े होकर नीचे देखता है तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसकी ये जो है वो लिखी हुई है वर्डिंग, मैं इसको थोड़ा सा ना लो कर देता हूँ, आप इसकी ये वर्डिंग एज इट इज कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर कोई इंसान, देखें यहाँ से ऑब्जर्वर ले लीजिए या इंसान ले लीजिए एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। तो अगर कोई इंसान ऊपर से खड़ा होकर नीचे देख रहा है तो वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर कोई इंसान नीचे से खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, जब इंसान यहाँ था ऊपर देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक इंसान है दूसरे इंसान को देख रहा है, तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और उसी इंसान को जब हम ऊपर ले जाएंगे और वो नीचे देखेगा तो उस वक्त बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे आप, जो आपका राइट ट्रायंगल बना हुआ है उससे थोड़ा सा परपेंडिकुलर, उससे आप थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के पैरेलल, देखो ये बेस है ना, बेस के पैरेलल एक लाइन, और यहाँ पर एंगल बनाओगे। और याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ये याद रखना बस, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। क्या बता रहा हूँ मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर आता है। अब यहाँ पर आपको साइन टेन का इस्तेमाल करना है, तो देखो साइन थीटा यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा आपके पास होता है रेशो, साइन थीटा आपके पास रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाई, ये हाई में वाई आता है, हाई हाइपोटेन्यूस, NEOUS हाइपोटेन्यूस, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा कि आपके पास साइन थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से मैं कॉस थीटा भी लिख देता हूँ, कॉस थीटा आपके पास होता है, अब ये परपेंडिकुलर क्या है, ये डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ये वाला डिस्टेंस h, ठीक है, h। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर शॉर्ट में करना चाहो तो P अपॉन h, ऐसे भी आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ ये मिलेगा। अच्छा अब कॉस के ऊपर आ जाते हैं, कॉस थीटा ये बिल्कुल एज इट इज पूरा का पूरा आपने उतार लेना है अपने पास। कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है बेस अपॉन हाई, इसको भी कैपिटल H बना देते हैं,
हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, अब tan भी इधर लिख देता हूँ। tan इन दोनों का रेशो होता है, साइन और कॉस का रेशो होता है। तो tan बनता है परपेंडिकुलर, अच्छा इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो b अपॉन h लिखा में आएगा। अच्छा, tan बराबर होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपके पास हो गया tan। क्यों? क्योंकि tan जो है वो ऐसे बनता है, साइन और कॉस को रखकर। अब साइन की जो वैल्यू वो रखो, कॉस की वैल्यू वो रखो, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। tan हमने पढ़ा था ना क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन अपॉन कॉस। तो साइन किसके बराबर आ रहा है, p अपॉन एच के, और tan किसके बराबर है, और कॉस किसके बराबर है, b अपॉन एच के। तो h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan में इंशाल्लाह आपको tan से किस तरह से, साइन और कॉस से tan कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह कुछ टाइम में। अभी ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2 3, इसी से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब और कुछ मुझे इजाफी आपको समझाना नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा चीज़ इसी से इस्तेमाल सॉल्व हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन में मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जिससे आपको मेरी बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये बेस क्या है, ये b, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस बन रही है, और बाकी फिर ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से पूरा एज इट इज लिख लो, तस्वीर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इसको याद रखना पूरी एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज सिंपल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल या, और ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर आता है, ठीक है, क्योंकि वो भी हम एक बेस बनाकर लेते हैं और ये भी हम एक बेस बनाकर लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाले हैं, बस आपने जो है वो सही इसको समझना है। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी आज ही के दिन कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करेंगे आज ही। अच्छा, आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा नहीं उतारूंगा, सिर्फ पढ़ के बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, 5 क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, उसकी जो टॉप है, सबसे पहले लाइट हाउस की जो हाइट है वो आपके पास कितनी दी हुई है, हाइट यानी परपेंडिकुलर। तो हाइट यानी परपेंडिकुलर आपको दी हुई है 102, ये आपके पास एक लाइट हाउस है, ठीक है। हाई, ये पूरा एक लाइट हाउस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप। अच्छा, यहां पर आपके पास एक शिप मौजूद है। अब शिप को मैं क्या कर रहा हूं, अब शिप में बना तो नहीं सकता हूं, तो शिप को मैं कोई नाम दे देता हूं, कोई पॉइंट का नाम दे देता हूं शिप को, ठीक है। शिप को मैं कह देता हूं ए पॉइंट। ए पॉइंट पर शिप मौजूद है, और ए पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर को हमने जोड़ दिया। ये लाइट हाउस है, यहां पर शिप मौजूद है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में यहां मिला देंगे। ये लाइट हाउस था, ये शिप था, शिप को मैंने यहां मिला दिया, और ये बन गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। ये क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, या क्या बना आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डी। अच्छा, अब पता क्या करना है, अच्छा इसको नाम भी दे देते, ए बी सी। तो ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो शिप और लाइट हाउस के दरमियान का डिस्टेंस है। ये लाइट हाउस है, ये जो मैंने एक लाइन बनाई है ना, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम तो पूरी ड्रॉ नहीं करूंगा ना, तो ये जो मैंने पूरी डायग्राम बनाई है ना, ये पूरा एक लाइट हाउस है, ये पूरी जो सीधी लाइन खड़ी हुई है, ये शिप है ए। अब कोई आप चाहो तो यहाँ शिप बना लो ए की जगह पर, और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये लाइट हाउस है, ठीक है। ये एक अच्छा सा लाइट हाउस ड्रॉ कर देते हैं, लाइट हाउस। अब देखो इधर लाइट हाउस ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, चलो एक ना पोल ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। अच्छा तो नहीं बना लाइट हाउस, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, ठीक है। ये चलो सीधा एक लाइन ही बना देते हैं, अभी डायग्राम कहाँ बनाने बैठेंगे। तो यहाँ से मेरे से और इसके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है, बेस बन जाएगी,
और अगर मैं जो है वो अगर यहाँ से बनाता तो ठीक था। ठीक है, तो ये बेस बन गई। अच्छा, यहाँ पर शिप है, यहाँ इसके दरमियान ए और बी डिस्टेंस हो गया, और ये बी जो है ना वो बेस है। ठीक है, ये वाली बी बेस है। आपको पता क्या करना है यहाँ पर, ये देखते हैं। कहते हैं कि हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, शिप लाइट हाउस से कितना दूर है ये पता करना है आपने। ठीक है, आपको एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल डी दिया हुआ है आपको। मैंने अभी बताया था जो एंगल डी आ रहा होगा आपके पास, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाता हूं, जो एंगल डी आ रहा होगा वही एंगल ई भी आ रहा होगा आपके पास। जो एंगल डेरिवेशन होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, ये तो आपको सॉल्व करना आता है ना, कैसे आप इसको जो ये आपको दिया हुआ है मिनट्स में, इसको कैसे डिग्री में लेके जाएंगे। अच्छा, पी कितनी दी हुई है आपको, पी दी हुई इन्होंने 102। अब आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आपने क्या पता करना है, आपने पी पता करना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि tan थीटा आपके पास बराबर होता है बेस अपॉन उल्टा लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, एंगल आपको गिवन है, ये वाला एंगल है, और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, एंगल आपको गिवन है, क्योंकि एंगल जो है वो हम सरफेस से बनाते हैं, सरफेस से लेते हैं एंगल। ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल होगा, ना ही ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ये। ठीक है, ये जो एंगल है वो ये वाला है, और ये आप इसको जो है वो एंगल एलिवेशन भी कह सकते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही वैल्यू देगा। तो इसको कुछ नहीं लिख रहा, हम इसको सिर्फ एंगल ही लिख रहे हैं। ये क्या है आपके पास 102। तो अब बस आप सॉल्व करा दो, बी को आपने पता करना है। ठीक है, तो बी आप उधर ले गए, पी आप इधर ले आए, और ये आपके पास हो गया tan थीटा। अच्छा, तो बी आपने पता करना है ना, तो ये 102 हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको डिग्री में करके लिखना है। तो यहाँ पर इसको डिग्री में करके लिख लेते हैं, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 18, ये जो 30 है इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऐड कर देना पड़ेगा 80 के अंदर। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूँ। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 60। मैंने बताया था ना आपको कि अगर 30 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो आपके पास ये आएगा, तो ये आएगा 18.5 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर मिनट में दिया हुआ हो, ये इसका मतलब क्या है मिनट, अगर मिनट में दिया हुआ हो तो 60 से डिवाइड कराओगे तो वो डिग्री में आ जाएगा, और अगर सेकंड्स में दिया हुआ हो तो 3600 से डिवाइड कराओगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। तो एंगल आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है बी 102। 10 कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है आपके पास 18.5 एंगल बना रहा है। अच्छा, तो 102, अच्छा 10 ले लो, 10 कैलकुलेटर में दिया हुआ होगा, आपको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। ये बटन दबाना, मैं फोकस करूं थोड़ा, तो ये बटन दबाना, ये 10 का है, 10 दबाकर 18.5 कर देना। ठीक है, ये देखो सही आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास। और ये ध्यान रखना कि कैलकुलेटर डिग्री में ना हो, रेडियन में ना हो, डिग्री में हो, 33। ठीक है, तो आप इसे मज़ीद सॉल्व कर दो, फिर यहीं फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 102 डिवाइडेड बाय 0.33, तो आपके पास आ रहा है मेरा आंसर थोड़ा सा जो है ना इधर, अच्छा मुझे जो है ना, ये जब मैंने 10 लिया था ना, मुझे थोड़े ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे बुक वाला आंसर बनाने के लिए। देखो 10 दबाकर मुझे लेना पड़ेगा 18.5, तो मुझे लेना पड़ेगा 0.33459। अब मैं नंबर ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कम नंबर लेने से बुक वाला आंसर नहीं बन रहा है। डेसिमल के बाद कम नंबर लेने से बुक वाला आंसर नहीं बन रहा। बुक वाला आंसर बनाने के लिए ज़्यादा नंबरों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है डेसिमल के बाद। तो आप भी 3-4 नंबर ले लेना। तो अब देखो बिल्कुल बुक वाला आंसर आ रहा है। अगर 2-3 नंबर लोगे तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा। अगर 0.33 लोगे तो बुक वाला नहीं आएगा, 30 तो आ जाएगा आपके पास वो 309 आ जाएगा। आपको 304 बनाना है, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा नंबरों को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक आ गया आपका आंसर। आप इसे मैच कर सकते हैं पीछे से 30। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, लेकिन हमारा जो है वो पॉइंट के बाद 8 आ रहा है। तो आप क्या करो, आप 9 हटा के काउंट करो। 9 हटा के काउंट करने पे भी नहीं आ रहा, 4 करके काउंट करने पे भी नहीं आ रहा। हाँ,
आप क्या करो, ये 2 नंबर और काट दो, ठीक है, 0.334 ले लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 38, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास जो है वो 5 के करीब करीब नंबर आ ही जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इतना भी आंसर आपका सही आएगा ना 304, तो भी सही कंसिडरेबल है, यानी सही आपने वैल्यू निकाली है। पॉइंट के बाद वाले नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, पॉइंट के बाद वाले नंबर एक्यूरेट आने चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 इसी की तरह का होगा, बस आपने डायग्राम हर में ड्रॉ करनी है, जैसे मैं ड्रॉ करके करा रहा हूँ। अच्छा, दूसरे में कहते हैं कि अ लैडर यानी सीढ़ी, अ लैडर मेक एन एंगल विद द ग्राउंड। देखो समझ में क्या आ रहा है, एक सीढ़ी है जो कि ग्राउंड से एंगल बना रही है। ये देखो, ये सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है जो कि ग्राउंड से क्या कर रही है, एंगल बना रही है 60 का, एंड रीच अ हाइट ऑफ, और हाइट इतनी हाइट पे पहुंच रही है। ये सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये वो दीवार है जिस पे सीढ़ी रखी गई है, ठीक है, मैंने शायद इसको सीढ़ी बोला है, ये सीढ़ी नहीं है, ये दीवार है, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं वॉल, लेकिन आप ये समझ जाओ, ये जो है वो आपके पास वॉल है। अच्छा, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ऐसे ही रखते हो ना सीढ़ी को, ऐसे तो नहीं रखते दीवार पे खड़ा सीढ़ी को, ऐसे ही करके रखते हो ना, समझ लो मैंने ऐसे सीढ़ी रखी हुई है, तो ये सीढ़ी है, और ये सीढ़ी एंगल बना रही है जमीन से कितने का, ये बना रही है 60 का एंगल, यानी ये जो एंगल आपके पास बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाओगे कभी भी, ये समझ नहीं आने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये P हो गया, ये आपके पास P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अच्छा, तो जिस दीवार पर सीढ़ी को रखा है उस दीवार की हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो ये P बोलोगे आप इसे, परपेंडिकुलर, H नहीं बोलोगे, ठीक है, P बोलोगे, क्योंकि हम राइट ट्रायंगल को डील कर रहे हैं उसकी मदद से। ऑन द वॉल, देखो ये वॉल है, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द लेडर। अच्छा, लेडर कितनी बड़ी है, अब ये पता करोगे तो ये पता चल जाएगा कि लेडर और जमीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है ना। अगर A से B तक का डिस्टेंस पता करोगे, ये B बेस है, ये B वो पॉइंट वाला B है, ठीक है, याद रखना। यहाँ एक काम करो, इस B को, बल्कि ये तो हमें पता नहीं करना ना, X नहीं कहो इसे, X नहीं कहो इसे, तो B रहने दो। आपको पता करना है, ये पता करना है कैसे, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने A से लेके B पता किया, तो आप लेडर और जमीन के दरमियान, लेडर और वॉल के दरमियान का डिस्टेंस पता कर लोगे। आपको लेडर और वॉल के दरमियान का डिस्टेंस पता नहीं करना है, आपने ये पता करना है कि लेडर और C के दरमियान का, A और C के दरमियान का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेडर है, अगर H पता कर लोगे तो पूरी की पूरी लेडर पता चल जाएगी कि लेडर कितनी बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये लेडर दीवार के ऊपर रखी हुई है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन से काम हो जाएगा। तो क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छा, आपका दिमाग क्लिक कर गया है उस तरफ, आपने पता करना है H। तो सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर आता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इस्तेमाल हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर को मैं P से लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज को मैं H से लिख रहा हूँ। आपको H पता करना है तो H उधर ले जाएं, P को इधर ले आए, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक पता चलेगा। देखिएगा, छोटे छोटे नहीं, मुश्किल नहीं है। P कितना दिया हुआ है, ये आपको साइन थीटा कितना दिया हुआ है, ये 60। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू आपने याद कर ली होगी, आई होप। मैंने चार्ट पूरा का पूरा ग्रुप में भी दिया था और आप लोगों को भी भेजा था, मतलब दिखाया था कितनी होती है। तो ये है 6 अपॉन पॉइंट के बाद 0 के बाद आप जो है वो साइन 60 को कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा ये वैल्यू उसको, ठीक है। अगर साइन 60 आया तो फिर कैलकुलेटर वो नहीं होगा आपको इजाज़त, क्योंकि ये तो आप खुद भी पता कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अब इसको डिवाइड करा दो बस, सिंपल। पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लिए मैंने, आंसर सही आ जाएगा। तो लेटर की जो हाइट आ रही है वो 6.9 आ रही है, आई थिंक इन्होंने 7 ही ली होगी, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही आ रही है, 6.92 ही आ रही है मीटर। अच्छा,
तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है, मेरा भी इतना ही आ रहा है और 8 भी आ रहा है। अगर इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो 3 हो जाएगा, ठीक है 3। अच्छा, आपको वहाँ पर ना एक चीज़ और भी लिखी हुई दिख रही होगी, एल करके उन्होंने लिखा हुआ है, एल करके उन्होंने क्या लिखा है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो चीज़ अननोन है ना, जो चीज़ हमें पता करनी है, वो उसको पता है क्या कह रहा है, वो उसको एच नहीं कह रहा है, वो उसको एक्स कह रहा है। तो मैं उसको एक्स नहीं, मैं उसको एच ही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना है कि कौन सी क्या चीज़ है, तो इसको एच ही लिखें, एक्स नहीं लिखिएगा, ठीक है, एच ही लिखिएगा। तो ये बिल्कुल ठीक आया हमारा। लेकिन यहाँ पर ये क्या रहे हैं, देखो अगर ये जो इन्होंने लिखा है ना इस तरह से करके कि 4√3, अगर इसको आप कैलकुलेटर में सोल्व करोगे ना, 4√3 को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो भी यही चीज़ बनेगी जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, तो भी यही चीज़ बनेगी। तो ये एल और एच समझ लो बराबर ही है, बस यहाँ पर इन्होंने इसको रूट की फॉर्म में करके लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो इस तरह करोगे तो बहुत आसान है। अगर रटने की कोशिश की कि एच लगाना है, साइन लगाना है, लेटर का बात आ जाए तो साइन लगा दीजिएगा, ये पता करना है, तो ये बहुत मुश्किल है भाई, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए। अगर ये जो मैं डायग्राम बना बना के समझा रहा हूँ ये इस तरह समझ लिया ना, तो फिर तो आप इस तरह के 1000 क्वेश्चन और मुश्किल क्वेश्चन और भी सॉल्व कर पाओगे। तो इसको ज़रा इस तरह सॉल्व कीजिएगा जिस तरह मैं करा रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ हाइट है, क्या चीज़ लेंथ है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, लेंथ मतलब बेस, और जो लॉन्गेस्ट होगा वो आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। फाइंड द एंगल। अच्छा, एंगल कौन सा पता करना है, एलिवेशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ड्रॉ कर दो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट कह रहा है बम्बू। बम्बू क्या होता है, सीढ़ी देखिए, सीढ़ी लकड़ी की, वो बम्बू से बनी हुई होती है, सूखे हुए बम्बू से बनी हुई होती है। इसको कुछ उर्दू में भी बोलते हैं, मेरे दिमाग में आ नहीं रही वो चीज़। हाँ, तो बम्बू की जो हाइट है वो है, अच्छा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू मेक अ शेडो ऑफ लेंथ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। देखो हमें पढ़ के ही समझ में आएगा क्या चीज़ क्या कह रहे हैं, किस चीज़ को ये क्या कह रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। समझो ये आपके पास है बम्बू है, बम्बू यानी वो क्या कहते हैं ना, वो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा बम्बू को क्या कहते हैं, बस सीढ़ी समझ लो, सीढ़ी लकड़ी की सीढ़ी देखना, वो बम्बू की बनी होती है। अब इस बम्बू के पीछे मैं एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, मैंने एक बल्ब लगा दिया, चलो सूरज की टाइप का बना रहा हूँ, रोशनी दे रहा है, तो क्या होगा, इस बम्बू की रोशनी कहाँ पड़ेगी, आपको शेडो का तो लॉ पता है ना। अगर देखो ये तो बल्कि मेरे मार्कर का ही शेडो बन रहा है, ये समझ लो मेरा बम्बू है, अगर मैं इसके पीछे बल्ब लगा रहा हूं तो यहाँ पर पड़ेगी ना इसकी शेडो। जैसे कि देखो मेरा अगर ये खड़ा हुआ है, समझ लो ये बम्बू है, मेरा ये पेन खड़ा हुआ है, तो ये बम्बू समझ लो, तो शेडो कहाँ बन रही है, सामने बनती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने। अगर मेरी रोशनी बिल्कुल इसके पीछे से आ रही होती तो इसकी शेडो इस तरफ ही बनती जहाँ मैंने ये बनाया, ठीक है। देखो ये बम्बू समझो ये खड़ा हुआ है बम्बू, तो ये क्या बन रही है, शेडो बिल्कुल सामने। तो ये शेडो जो बन रही है उस शेडो की लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने, उस शेडो की लेंथ दी हुई है, यानी बेस दे दी आपको इन्होंने 2.3 मीटर। अब आपसे बस ये क्या मांग रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहे हैं। और ये आइए आपके पास एक और एंगल, इस एंगल को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये एंगल अभी रहने दीजिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। ये क्या है आपके पास P, ये क्या है आपके पास B, ये है क्या है आपके पास H, ठीक है। आपको क्या बोला है उन्होंने, P उन्होंने आपको दे दी थी, शेडो यहाँ बना लेते हैं क्योंकि वहाँ मैं थोड़ा वर्डिंग लिखूंगा, 6 मीटर दिया हुआ है मैं इन्होंने, ठीक है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दो चीज़ें की जरूरत पड़ती है एंगल पता लगाने के लिए, या तो बेस या तो हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, या बेस परपेंडिकुलर। अगर इनमें से दो चीज़ें कोई भी पता है ना तो आप पता कर सकते हो एंगल को। तो आपको P क्या दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 6 मीटर या फुल 6 मीटर ही दिया हुआ है। B क्या दिया हुआ है आपको, इसको चाहो तो नंबरों में कन्वर्ट कर लो, 2, चलो मैं कर भी देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कराओ √3 से, तो आंसर कितना दिया 3.46। अमूमन एक नंबर ज़्यादा ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मुश्किल आती है, ठीक है। ये आपके पास एंगल, ये आपके पास वो आ गया, क्या कहते हैं, बेस बन गई। ये शेडो है, ये शेडो है पूरी, तो A B C,
ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये पता करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप बेस और परपेंडिकुलर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो? तो tan ही आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला बन रहा है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके एंगल निकाला जा सकता है। तो क्योंकि कॉस के अंदर आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, साइन के अंदर भी हाइपोटेन्यूज चाहिए होता है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका थोड़ा सा काम इस तरह से होगा। इन्वर्स मैंने लेना आप लोगों को सिखा दिया था कि 6 डिवाइडेड बाय 3.4 ये, ठीक है। तो tan को इधर रहने दो, एंगल को इधर रहने दो, tan इनवर्स को उधर ले जाओ, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करके जो नंबर आ रहा है वो लिख दो, 6 डिवाइडेड बाय 3.464 तो क्या बन रहा है आपके पास 1.732। अच्छा, अब मैंने किया क्या, देखो जब भी आप tan को उधर लेके जाते हो ना वो इन्वर्स बन जाता है, याद रखना। tan को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हो तो वो क्या हो जाता है tan इनवर्स, वापस आएगा तो दोबारा tan थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल आ गया आपका यहाँ पर 1.732। तो एंगल आपका कितना आ रहा है, अच्छा इन्वर्स लीजिएगा, 1.732 तो कितना आ रहा है आपका 59.99। तो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा 60 ही आता। अब 60 क्यों आता, क्योंकि हमने जो है वो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कुछ नंबरों को नहीं लिया, हमने यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर लिए और यहाँ भी कम नंबर लिए, तो इस वजह से ये 59.99 आया। वरना अगर तमाम नंबर लेते ना, अगर यहाँ 10 नंबर आ रहे हैं 10 के 10 ले लेते हैं, यहाँ 6 नंबर आ रहे हैं 6 के 6 ले लेते, तो ये बिल्कुल 60 ही बनता। तो ये बिल्कुल ठीक आपका आंसर फाइंड हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट 60 ही आना था। अगर कभी ऐसा आ रहा हो ना तो आप उसको ऐसे करके लिखिएगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता है ना। अगर मैंने आपको बोला कि भाई मैंने आपको दिया है 59.99 रुपीज़, तो कितना मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 60 रुपीज़ ही दे दिया ना ऑलमोस्ट। तो ये जो 0.001 बचाना है, ये क्या बचाना है, तो कुछ भी नहीं बचा। तो बस ये याद रखिएगा, अक्सर यही सवाल बच्चे करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें इस बात का समझाना कि भाई अगर मैं आपको 99 रुपये दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपये ही दे रहा हूँ ना, लेकिन वो बोलते सर 1 रुपया कम है। तो वो 1 रुपया कम ज़रूर सही है आपकी बात, लेकिन 99 का मतलब 99 100 रुपये ही माना जा रहा होता है। आपने बहुत जगह देखा होगा ना कि ये चीज़ सिर्फ 5,599 रुपये की है, तो इसका मतलब क्या है कि 5,600 रुपये की वो चीज़ है, बस वो आपसे 1 रुपये कहकर बचा रहे हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपने 5,500 रुपये की चीज़ खरीदी है, जबकि वो होता है 600 रुपये। तो देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ क्लिफ इज, क्लिफ कहते हैं चट्टान को, ठीक है। एक आपके पास यहाँ चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, वो एंगल बना रही है, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, उससे एंगल बना रही है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कहलाएगा, ठीक है, ई। फिर वो जो इंसान है आगे बढ़ गया, तो कहते हैं एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो एंगल बन रहा था एलिवेशन वो ये था, जो कि 30 था। वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड द क्लिफ। तो अब एक इंसान आगे की तरफ मूव कर जाता है, यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, पहले यहाँ खड़ा हुआ था अब यहाँ मूव कर जाता है। तो अब जब वो यहाँ मूव करता है ना, तो अब जो एंगल बनता है वो ये बनता है, ये एंगल बनता है। वो पहले इंसान यहाँ खड़ा था, अब वो यहाँ, ये तो इसे प्राइम कह लेते हैं, ठीक है। और ये कितना मूव करा, वो 210 मीटर आगे मूव कर गया, 210 मीटर जो है वो आगे मूव करा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास चेंज हो गया 210 मीटर। ये टोटल आपके पास जो है वो क्या होगी, ये टोटल आपके पास होगी बेस, जिसे आप चाहो तो एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी बेस हो गई। ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये पूरी की पूरी आपके पास बेस है, या जिसे चाहो तो आप एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज, 2 हाइपोटेन्यूज बन रही होगी, एक ये वाली हाइपोटेन्यूज क्योंकि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल नज़र आता होगा बनता हुआ, अच्छा ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ इसे ओ पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। और एक ये हाइपोटेन्यूज इसे प्राइम कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
बेस तो आपके पास पूरी मिलाओगे तो एक बनेगी, और यहाँ तक आप मिलाओगे तो 2 बेस बन रही होंगी, ठीक है। तो इसे मैं वाई कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। आपको बेसिकली क्या पता करनी है, आपको ये हाइट को जो है वो पता कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बस आपको हाइट पता करनी है। अच्छा, तो अब डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपको ये हाइट परपेंडिकुलर पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल ड्रॉ होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ट्रायंगल नहीं है यहाँ। मैंने थोड़ा सा यहाँ जगह ज़्यादा ली है बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए जगह ज़्यादा थी। तो यहाँ आपको बेसिकली 2 ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। एक ट्रायंगल आपके पास है ACB और एक और ट्रायंगल आपके पास है OCB। तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ से लेकर O तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसे मैं Y कह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जो Y दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1210 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरी बेस नहीं है, ये सिर्फ इतना डिस्टेंस है जो इंसान मूव कर रहा था आगे, ठीक है। उसके बाद जो मुझे उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था, पहले जो इंसान खड़ा हुआ था, यानी ट्रायंगल 1 के लिए जो मुझे, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 1 के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था वो उन्होंने मुझे दिया हुआ था 30। इंसान अगर दूर से खड़ा होकर किसी चीज़ को देखता है ना, तो वो एंगल कम बनता है। अगर आप किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, और उसी चीज़ को दूर खड़े होकर देखते हैं तो आसानी से दिख रही होती है। तो इसी तरह अगर कोई इंसान आगे चला गया तो एंगल ज़्यादा बनना चाहिए था। तो वही हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा हो गया जब वो चीज़ के करीब चला गया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस परपेंडिकुलर को पता करने के लिए। इस परपेंडिकुलर को पता करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा एंगलों को। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको हटा देते हैं, इसको सिर्फ, इसको पूरा B लिखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको x लिखते हैं, जो कि हमें नहीं पता। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा ट्रायंगल 1 को, ट्रायंगल 1 को इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख लीजिए, इसमें इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। मैं इधर भी कुछ कर दूँगा वर्क, मैं इधर भी थोड़ा वर्क कर दूँगा और थोड़ा वर्क यहाँ भी कर दूँगा, ताकि मेरे पास 2 जगह आ जाए। पहले आप ये लिखिएगा, फिर ये, फिर ये, मेरे पास जगह नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास कितना बन रहा है, साइन थीटा आपके पास बनेगा, साइन थीटा इस्तेमाल नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं पता मुझे। मेरे पास इस्तेमाल होगा टेन थीटा, टेन थीटा इस्तेमाल होगा। टेन थीटा इक्वल टू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, क्योंकि वाई प्लस एक्स मिलके पूरा क्या बनाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर आता है ना, पहले आता है पी और फिर आता है बी। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, देखो याद रखना कि अगर बेस पता करनी है ना, टोटल जो बेस बन रही है ट्रायंगल 1 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y में ऐड करना पड़ेगा x को। अगर y में x को ऐड कर दोगे तो आपको बेस पता चल जाएगी ट्रायंगल 1 की, क्योंकि ट्रायंगल 1 की बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक b है। ट्रायंगल 2 की बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, ठीक है। तो जो ट्रायंगल 1 है उसकी बेस अगर पता करनी है तो x को y में ऐड करना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, ठीक है, लाजमी है। तो ये थोड़ा सा ना दिमाग लगा के करने वाला सवाल है। तो ट्रायंगल 1 के लिए एंगल क्या बन रहा है, 30, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, वो तो P ही रहेगा। अच्छा देखो, परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल के लिए सेम रहेगा, चाहे ट्रायंगल 1 हो या ट्रायंगल 2 हो, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, ये क्लिफ है, चट्टान। अच्छा, तो बेस यानी मैं से B की जगह पे यहाँ लिख सकता हूँ y प्लस एक्स, क्योंकि B आपके पास y प्लस एक्स के बराबर है। तो 10 को सॉल्व कर लीजिए। 1030 आपके पास एक होल नंबर देगा जो कि है 0.577, ठीक है, और इसके साथ ये P आ गया और डिवाइड में आ गया x। अच्छा, अब y क्या दिया हुआ है आपको, 1210 प्लस एक्स। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.75577 इक्वल, नहीं मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 110 210 प्लस एक्स और इक्वल टू P। इसको कह लो इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ड्राइव हो गई आपके पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या आई थी आपके पास,
ऊपर वाली ये चीज़ नहीं लिखिएगा, ये मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ 577। ठीक है, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, बस इतना ही लिखा है प्लस x और इक्वल टू p के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई 1 आ गई। अब आ जाओ इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को सॉल्व, मतलब दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में भी आपने क्या पता करना है, p। तो आपको क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम ही चीज़ चाहिए होगी ना। तो यहाँ आ गया आपके पास tan थीटा, नज़र आ रहा है ना ऊपर की तरफ। चलो मैं थोड़ी और ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि और बेहतर नज़र आए। ठीक है, तो अब दूसरे ट्रायंगल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख लो, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल चल रहा था, तो वही फॉर्मूला रहेगा p अपॉन b का। ठीक है, क्योंकि मुझे p पता करना है। तो मेरे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, ट्रायंगल 2 के लिए 45, और ये 1 के बराबर होता है, याद रखना। और p क्या है मेरे पास, p मेरे पास जो है वो p ही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, x क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ट्रायंगल 2 के लिए बेस जो है वो x है, क्योंकि ट्रायंगल यहाँ से शुरू हो रहा है O पॉइंट से और B पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी x। ठीक है, तो याद रखना tan 45 हमेशा ज़िंदगी में 1 के बराबर ही आएगा। तो x इक्वल टू p के बराबर आ रहा है, x इक्वल टू p के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, x इक्वल टू p। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2 हो गई आपके पास। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह ही सॉल्व होगा, लॉजिक है इसमें। जब भी मैंने कहा है इसको रटना मत, लॉजिक लगाना। तो क्या करना है मुझे ये करना है, पुट x इन इक्वेशन 1। क्या करना है, पुट x इन इक्वेशन 1, पुट x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब मैं x के अंदर इक्वेशन 1 पुट करूंगा तो यहाँ तक लिख लो पूरा, इसके आगे से जो काम है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, इसके आगे से काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है अब, यहाँ और जगह नहीं है लिखने की मेरे पास। ठीक है, तो इसके आगे से काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे x, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.577 मल्टीप्लाइड 210 प्लस p। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, मतलब इक्वल टू p। ठीक है, यही होगा ना, x किसके बराबर है, p के बराबर। तो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ें मिटा रहा हूँ और अब बस सिंपल में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको कहा था वहीं तक लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ से आगे काम यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इनको बस सॉल्व कर दो। तो 0.577 को मल्टीप्लाई कर दो 210 में, तो ये आ गया आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ गए 121.17। अच्छा, फिर अब p के साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.577, और ये p तो एज इट इज़ रहेगा, और ये p। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पर ले आओ, वहाँ ऐड हो रहा है ना, यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास p, और ये माइनस हो गया 0.577 p। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो इधर ही लिख देते हैं। तो p में से इसको माइनस करो, यानी 1 में से माइनस करो, 1 माइनस ये 1 है ना, ये 1 है, 1 में माइनस करो 0.577, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 0.423। देखो ये कैसे माइनस हो रहा है, ये p1 है और ये आपके पास p जो है वो 0.577 है। तो 1 में से माइनस कर दो 0.577 को, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12117 डिवाइडेड बाय 0.2423। चलो इसको डिवाइड भी कर दो, 121.17 डिवाइडेड बाय 0.423। तो आंसर जो आ रहा है आपके पास वो पर जो आ रहा है ये 286.45। अच्छा, अब इसे जो है वो मैच करते हैं कि भाई सही काम किया या नहीं किया, क्योंकि आंसर ही मैच नहीं हो रहा था, फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि इसके आंसर जो है वो थोड़ा सा लेंदी और बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आया, थोड़ा सा फ़र्क आया आंसर में हमारे।
अब उसके फ़र्क आने की मुझे वजह पता है, वो क्या है कि मैंने ऊपर जो नंबर है वो कम लिए थे, ऊपर मल्टीप्लाई कराकर नंबर कम लिए थे, तो मैं नंबर ज़्यादा ले लेता हूँ। यानी नंबर ज़्यादा लेने से क्या मुराद है, मैं अभी इसको ना बिल्कुल, ये वैसे तो आया तो बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ पर 8 आना चाहिए था लेकिन हमारा 6 आ गया है। इसको 8 बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ कि जब मैंने 0.577 को मल्टीप्लाई कराया था ना 210 से, तो मैंने नंबर कम लिए थे, तो मैं नंबर अब इस बार ज़्यादा ले लेता हूँ। 0.577 मल्टीप्लाई बाय 210, तो मेरे पास जो नंबर आ रहे थे वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। हमने इधर नंबर कम लिए थे, जब हमने tan थीटा लिया था ना, tan थीटा के उस टाइम पे हमने नंबर कम लिए थे। तो बुक जैसा आंसर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ये 3 मिटा दो। जब जैसे यहाँ से 3 रिमूव करोगे ना तो फ़ौरन बुक जैसा आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको डिवाइड करके देखो, 121.17 डिवाइडेड, चलो 121.17 डिवाइडेड बाय 0.42, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, 2.885, और पीछे भी यही ऑलमोस्ट यही आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आपको पीछे भी इन्होंने मेंशन करा दिया है। ठीक है, तो बस ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं 2 नंबर ले लो। ठीक है, पी ले लो। बाकी मैं बोल रहा था ना इधर चेंज करना है, तो इधर चेंज करने से मुराद यहाँ, बाकी तो हमारा बिल्कुल सोल्यूशन एक्यूरेट था। मैंने आपको करके दिखाया कैसे दोनों ट्रायंगल को यूटिलाइज कर कर हमने अपनी परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द क्लिफ पता लगा ली। अब इसी तरह से सवाल आपको पेपर में भी आ सकता है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चॉइसेस होती हैं आपके पास, या तो आप इसको करें या तो फिर अलजेब्रा की तरफ जाएं, लेकिन ये आंसर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो इसको कर लीजिए ताकि नंबर अच्छे आ जाएं इधर। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, आसान है शायद। एन ऑब्जर्वेशन बलून है ये, ठीक है, मतलब आसमानों में बलून्स भेजे जाते हैं ना ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मैप्स बनाने के लिए। ये बाहर मुल्क में ज़्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं करते इस तरह के एक्सपेरिमेंट, अगर करते भी हैं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, कि बैलून को आसमान में भेजते हैं फिर मैपिंग करते हैं, लेकिन आपने देखे होंगे इस तरह के बैलून। एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज़, भाई देखो सबसे पहले तो एक बैलून है हमारे पास, वो इतनी हाइट पर है, यहाँ पर बैलून मौजूद है, ज़मीन है, ये सरफेस से इतनी हाइट पर है। तो वो कितनी हाइट पर है, वो हाइट पर है आपके पास 4280 मीटर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। अबव द ग्राउंड अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, अच्छा ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक फार्म हाउस है जिसे मैं ए कह रहा हूँ। तो फार्म हाउस और उस बलून का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये आ गया बी। अच्छा, अबव द ग्राउंड एंड 9613 अवे फ्रॉम अ फार्म, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द बलून। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ पता करनी है, मतलब ये चीज़ पता नहीं करनी, मैं ये बता रहा हूँ, ये एच है आपके पास, अभी देखते हैं क्या पता करना है। हाँ, तो देखें आपको उन्होंने ये तो बता दिया कि जो बलून है वो कितना ऊपर है, 4280 मीटर ऊपर है, और ज़मीन से कितना दूर है, मतलब बलून और फार्म हाउस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो है आपके पास बी, और वो डिस्टेंस इन्होंने आपको दे दिया है 9613, और ये डिस्टेंस इन्होंने आपको दे दिया है 4280। कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पता कीजिए। मैंने बताया था कि यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सरफेस के, और वो जो होगी आपके पास वो होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन डी। और याद रखिएगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकलेगा यही की पॉइंट है, वही एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगा, यानी जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि ये एक हमारे पास से एक लाइन बन रही है ना, ट्रांसवर्स हमने पढ़ी थी इस लाइन को, इसको थ्योरम्स जो पढ़े थे, थ्योरम से ये बात वाजे होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मुझे भी अगर ये बात पता चल रही है ना ऐसा हो रहा है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, वो थ्योरम से पता चलता है, और ये आपके पास बेस है और ये आपके पास परपेंडिकुलर है। तो बस ये सिंपल है, यहाँ पर एक बलून मौजूद है और यहाँ पर एक फार्म हाउस मौजूद है, तो बलून और फार्म हाउस के दरमियान ये h डिस्टेंस है। लेकिन अगर सरफेस से देखा जाए, सरफेस और बलून के दरमियान, मतलब बलून और फार्म हाउस के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो वो ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर फार्म हाउस और बलून के दरमियान डिस्टेंस देखा जाए तो वो ये वाला है। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस ग्राउंड और बलून, अगर यानी मतलब बलून यहाँ नहीं होता हाइट पर, यहाँ होता, तो फिर उसके दरमियान जो डिस्टेंस बनता वो ये बी बनता। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर हाइट ना लिखिएगा, परपेंडिकुलर ही लिखिएगा, क्योंकि
हम 10 में हाइट पुट नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर लिख के पुट करेंगे। आपको पता, बस सिंपल करना है डी। तो मैंने अभी बताया था जो एंगल ऑफ डी आ रहा होगा कंडीशन के मुताबिक, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज सेम रहता है। तो सोल्यूशन लिख दीजिए, बस हो जाएगा। टेन थीटा इन्वर्स में करके आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर आएगा ना। तो मैंने अभी बताया था 10 को जब उधर ले जाते हो तो वो इन्वर्स बन जाता है। पी कितना दिया हुआ है आपको 4280 और बी कितना दिया हुआ 9613। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर दो। अच्छा, तो एक काम करो, ऐसे सॉल्व करो इसको। देखो जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, तमाम नंबर रख के तो बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। इधर देखें मैं क्या करता हूँ, ये 10 लिखा मैंने। अच्छा, इन्वर्स निकालना है तो ये शिफ्ट दबा के करोगे तो इन्वर्स हो जाएगा। देखो ये इन्वर्स बना हुआ भी आ रहा है। तो कितना दिया हुआ है मुझे परपेंडिकुलर, यानी न्यूमरेटर में 4280 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 9613 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ रहा है 24। तो देखा बिल्कुल 24 आ रहा है। अच्छा, अब इसी चीज़ को जो है ना मैं टुकड़ों में करता हूँ तो भी देखना आंसर फ़र्क आएगा। पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करा देता हूँ। 4280 डिवाइडेड बाय 9613, तो मेरे पास आया 0.445। अब अगर मैं 10 इसका इन्वर्स लूँगा ना 0.445 का, तो मेरे पास आ रहा है, ये देखो मेरे पास ये आ रहा है 23.98। तो मैंने वही बताया आपको कि अगर आप तमाम नंबर लोगे तो बिल्कुल सही आएगा डेसिमल के बाद। अगर आप डेसिमल के बाद 3 नंबर लोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा था ना, ये आपके पास ये आ रहा था 23.98, जो कि आपको 24 के बराबर ही है, पता है, ठीक है, 24 के बराबर है। तो ये आपके आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जो है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ग्रुप के बारे में बता दूं, ग्रुप की फ़ीस जो है ना 1500 है, जो सालाना है। इसमें नोट्स, लेक्चर और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी लास्ट जो चीज़ रह गई है वो रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। रिव्यू एक्सरसाइज मैं इसके फ़ौरन बाद अभी करा दूंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।